Hello students, Dr. Kumar Jain, Assistant Professor, Government Law College बीकानेर। आज हम कंटिन्यू करते हुए जो स्टार्ट कर रखा था पूर्व की वीडियो में वो था कंपनी के अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लास्ट में जो कंक्लूड हुआ था पिछली वीडियो में वो था कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियमों में विभेद। यह एक कोई क्वेश्चन का आप कंक्लूजन आराम से कर सकते हैं। यदि आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कंपनी के अंतर नियमों का वैधानिक महत्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10(1) में यह उपबंधित है कि सीमा नियम तथा अंतर नियम दोनों ही कंपनी तथा उसके सभी सदस्यों पर बंधनकारी प्रभाव रखते हैं। यदि इस धारा को पढ़ा जाए तो ये क्या उपबंधित करती है? कंपनी अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए सीमा नियम तथा अंतर नियमों का पंजीकरण हो जाने के पश्चात उनका कंपनी तथा उसके सदस्यों पर ठीक वैसा ही बंधनकारी प्रभाव होगा मानो कि उन्होंने उन दस्तावेजों पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए हों और वह उक्त दोनों दस्तावेजों के उपबंधों का यथावत अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगे। यदि इनका वैधानिक महत्व देखा जाए, यदि किसका वैधानिक महत्व देखा जाए यानी कि अंतर नियमों का। अंतर नियम द्वारा कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच परस्पर संबंध विनिश्चित किए जाते हैं तथा उसमें निर्धारित नियम एक दूसरे के प्रति लागू होते हैं। कंपनी अपने अंशधारियों के प्रति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जो उसके अंतर नियमों में उल्लेखित नहीं हो। Like if we really speak, what is the effect of memorandum articles subject to the provisions of this act? Which act? Companies Act 2013. The memorandum and articles shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member and contained covenants on its and his part to observe all the provisions of the memorandum and of the articles. Let's continue with this. यदि इसको आगे देखा जाए तो उपबंधित जो कंपनी के प्रावधान है, अंतर्नियम के जो प्रावधान है वह, और यदि आगे देखा जाए तो वह किस प्रकार के दायित्व उत्पन्न करती है। यह 4 प्रकार से दायित्व उत्पन्न करती है। कंपनी के अंतर नियमों द्वारा उत्पन्न होने वाले दायित्व नियमानुसार किए जा सकते हैं। पहला है सदस्यों का कंपनी के प्रति दायित्व। दूसरा, कंपनी का उसके सदस्यों के प्रति दायित्व, और इसका केस है सरदार गुलाब सिंह वर्सेस पंजाब जमींदारू बैंक लिमिटेड। तीसरा, कंपनी का बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व, केस का नाम है LA वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। चौथा है कंपनी के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति दायित्व, केस का नाम है खुशी राम बनारसी लाल वर्सेस हनुमतमल।
देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में यदि दायित्व पूछे जाएं तो पहला था कंपनी का सदस्यों का कंपनी के प्रति दायित्व। तो यदि इसको पढ़ा जाए तो क्या है ये? कंपनी के सदस्य अंतर नियमों द्वारा कंपनी के प्रति ठीक उसी प्रकार बाध्य रहते हैं मानो कि उन्होंने कंपनी के अंतर नियमों का पालन करने के लिए संविदा की हो। दूसरा, यदि मैंने अभी आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, क्या था? कंपनी का उसके सदस्यों के प्रति दायित्व जिस प्रकार अंतर नियमों द्वारा कंपनी के सदस्य कंपनी के प्रति बाध्य होते हैं, उसी प्रकार कंपनी भी अपने सदस्यों के प्रति बाध्य रहती है। तीसरा था कंपनी का बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व, यानी कि आउटसाइडर्स। कंपनी स्वयं तथा उसका कोई सदस्य बाहरी पक्षकारों के प्रति अंतर नियम के किसी नियम या उपनियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लेकिन ताकि दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए अंतर नियमों को संविदा के समान नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो एक केस था वो क्या था? एलए वाला, एलए वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। उसमें क्या था? जो वादी था, देखिए कभी कभी जब आप केसेस लिखें तो क्योंकि आप एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अगर एमजीएस यूनिवर्सिटी लग रही है बीकानेर, तो थोड़ा सा कभी कोई केस साइड कर लीजिए और कभी किसी केस के फैक्ट्स लिख दीजिए। उससे थोड़ा सा वह के जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यदि इस केस की अपन फैक्ट्स देखें तो क्या है? एलए कंपनी के अंतर नियमों में यह उल्लेख था कि वादी एलए कंपनी का सॉलिसिटर होगा तथा उसे दुराचरण के सिवाय अन्य किसी कारण से पद से नहीं हटाया जाएगा। कुछ समय पश्चात कंपनी ने एलए के स्थान यानी कि वादी के स्थान पर अन्य सॉलिसिटरों को नियुक्त कर दिया। वादी ने कंपनी के विरुद्ध दावा किया क्योंकि अन्य सॉलिसिटर आ गए तथा उसने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अंतर नियमों के अनुसार कंपनी ने उसे सॉलिसिटर के पद से हटाकर संविदा भंग की थी, परंतु न्यायालय द्वारा वादी का वाद निरस्त कर दिया गया और निर्णय दिया गया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई तीसरा व्यक्ति तो क्या स्वयं कंपनी के सदस्यता के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में किए गए कार्य के लाभ के लिए अंतर नियमों के उपबंधों को लागू नहीं करा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आपको पूर्व में जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब अपन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वो क्या था? अंशधारियों और कंपनियों के बीच परस्पर संविदात्मक संबंध, देयर इज नो आउटसाइडर, यानी कि कोई भी तीसरा पक्षकार या बाहरी पक्षकार के प्रति कंपनी का दायित्व नहीं है। चौथा था कंपनी के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति दायित्व। अंतर नियमों द्वारा कंपनी के सदस्यों के बीच आपस में किसी प्रकार की संविदा नहीं होती है, तथापि वह इनके उन अधिकारों का विनियमन करते हैं जिन्हें कंपनी के माध्यम से परिवर्तित कराया जा सकता है। इस प्रकार से यह 4 प्रकार के दायित्व हैं। अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वह है
अंतर नियमों में संशोधन या परिवर्तन, alteration of articles which is given under section 14 of Companies Act 2013. Let's start with this. कंपनी के अंतर नियमों को संशोधित या परिवर्तित कराना बहुत ही सरल है। कंपनी अपने अंतर नियमों में किसी भी समय विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तन करा सकती है। कोई भी ऐसा नियम जो अंतर नियमों में परिवर्तन को वर्जित करता है तो वह अवैध होगा। Subjects to the provisions of this act, that is Companies Act, and the conditions contained in its memorandum, if any, a company may, this is very important, may, by a special resolution, alter its articles, including the alterations having the effect of conversion of a private company into a public company or a public company into a private company. यदि इस परिवर्तन या संशोधन को देखा जाए तो यह इस प्रकार से किया जा सकता है। अब आगे और यदि इसको देखा जाए यानी कि ऑल्ट्रेशन को देखा जाए तो क्या है? Where a company being a private company alters its articles in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of a private company under this act, the company shall cease to be a private company. Provided further that any alteration having the effect of a conversion of a public company into a private company shall not take effect with the approval of the tribunal which shall make such order as it may deem fit. और आगे और इसको कंटिन्यू करते हुए सेक्शन 241 से 242 एक और इसमें धारा है वह पढ़ते हुए इसका कंक्लूजन कर देते हैं। राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण के आदेश पर अंतर नियमों में परिवर्तन। देखिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो यदि आप चैप्टर पढ़ें तो पूरा पढ़ने की कोशिश करें। किसी कंपनी के कुप्रबंध की स्थिति पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुप्रबंध यानी कि मिसमैनेजमेंट की स्थिति निर्मित होने पर यदि सदस्यों या इससे पीड़ित व्यक्तियों ने कंपनी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 241 या 242 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण, ठीक है, क्योंकि अब लॉ बोर्ड के बजाय ये संशोधित हो गया है और अधिकरण को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में NCLT भी कहा जा सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में परिवाद दायर किया हो यानी कि कंप्लेंट दायर की हो तो शिकायत न्यायोचित पाई जाने पर राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण दोषी कंपनी को अपने अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु निर्देश दे सकता है। कंपनी द्वारा ऐसे आदेश के अधीन अंतर नियमों में किए गए परिवर्तन का वही प्रभाव होगा जो कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किए गए परिवर्तन का होता है और ऐसे परिवर्तन की सूचना 30 दिन की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार को भेजी जानी आवश्यक है। इस प्रकार से आज यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा।
Thank you so much and take care.